हाय हेलो फोक्स, ये वीडियो के अंदर हम एक इंटरेस्टिंग ईएमएस कंपनी की बात करेंगे। अगर मैं इस कंपनी को इसके पीयर से कंपेयर करूँ तो ये कंपनी के अंदर एज़ कंपेयर टू पीयर्स बहुत अच्छी ग्रोथ आ रही है। और अगर आप देखोगे तो इस ईपैक ड्यूरेबल्स के नंबर्स Q3 FY25 के अंदर इतने इंटरेस्टिंग नहीं आए। उनकी सेल्स ग्रोथ अगर आप देखोगे ईपैक की जाके तो सिर्फ 36% के आसपास थी। बाकी एम्बर को अगर आप देखोगे तो एम्बर की जो सेल्स है वही 63-64% के आसपास थी। लेकिन पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट जो है, अगर आप डिक्सॉन को छोड़ोगे तो एज़ कम्पेयर टू अदर ईएमएस कंपनीज सबसे ज़्यादा फास्ट पेस पे ग्रो कर रही है। और पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट ही सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग कंपनी लग रही है क्योंकि इसके रिजल्ट्स के अंदर अगर आप देखोगे, अर्निंग्स ग्रोथ के अंदर अगर आप देखोगे तो कंसिस्टेंसी जो होती है वो एकदम मेंटेन्ड है। और कंपनी जो है इंटरेस्टिंग लग भी रही है अभी के वैल्यूएशन पे। बात करें तो यार पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट का बिजनेस क्या है। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट जो है आपकी एक ईएमएस कंपनी है। ईएमएस कंपनी मतलब आपकी इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली कंपनी। अगर आप इस कंपनी को देखोगे तो ये जो कंपनी है, कोई भी आपकी ईएमएस कंपनी होती है वो दो टाइप की सर्विसेज प्रोवाइड करती है। एक होता है आपका ओडीएम सर्विस और दूसरा जो होता है आपका ओईएम सर्विस। ओईएम मतलब ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स। फॉर एग्जांपल जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है जैसे कि ब्लू स्टार हो गया या बाकी कोई कंपनीज हो गई, तो वो इन कंपनीज के पास आती है और बोलती है कि ये हमारा प्रोडक्ट है, आप इसके लिए जो है हमें इस प्रोडक्ट के लिए जो भी असेंबली करने के लिए लगेगा वो आप जो है हमें असेंबली करके दे दो। तो वो जैसे कि अगर ब्लू स्टार को कोई एसी बनाना है तो वो पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट के पास आएगा, तो पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट उन्हें असेंबली कर दे देगा। तो इसलिए पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट जो है एक ओईएम है। अगर आप देखोगे तो ये जो है ओडीएम सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है। जैसे कि ब्लू स्टार को जो है एक नया एसी बनाना है तो ब्लू स्टार क्या करेगा बताएगा। ब्लू स्टार जो है पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट के पास जाएगा और पीजी जो है उन्हें एक प्रॉपर डिज़ाइन बनाकर देगा उस एसी के लिए। इसलिए ये ओडीएम सर्विसेज वाली भी जो सर्विसेज होती है वो प्रोवाइड करते हैं। तो कोई भी इनका एसी क्लाइंट होता है या कोई भी बड़ा क्लाइंट होता है तो उसे पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट के पास जो सर्विसेज मिलती है वो वन शॉट एक ही जगह पे जो है सारी सर्विसेज मिल जाती है। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो इनका जो है टोटल 5000 एम्प्लॉयज़ है करेंटली और 10 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है इनके। और इसके साथ साथ अगर आप देखोगे तो ये लोग जो है अपना प्रोडक्ट पोर्टफोलियो जो है कॉन्स्टेंटली एक्सपांड करते जा रहे हैं। और इनके प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डिंग जो होते हैं यहाँ से अच्छे खासे रेवेन्यूज आते हैं। मतलब आप देखते हो कि एसी का जो बाहर का पार्ट होता है वो जो है प्लास्टिक से बना होता है, तो ये उसे भी मोल्ड करते हैं। और बाकी केस में अगर आप देखोगे तो वॉशिंग मशीन के केस में भी होता है, तो उसकी बॉडी वगैरह पूरी जो है ये लोग बना कर देते हैं। अगर आप देखोगे तो पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट जो है अलग अलग इंडस्ट्रीज़ को सर्व करती है। इसके साथ साथ ये अपना जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है वो भी इंक्रीज करते जा रही है। क्योंकि कैसे होता है कि यूजुअली अगर आप पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट का करंटली ग्रोथ देखोगे तो मैक्सिमम ग्रोथ जो है आपको रूम एयर कंडीशनर ये वाले सेगमेंट से देखने मिल रहा है। और फिर आपको जो ग्रोथ देखने मिल रहा है वो वॉशिंग मशीन वाले सेगमेंट से देखने मिल रहा है। अगर आप सारी ईएमएस कंपनीज को कंपेयर करोगे, आप इनके पीएस को देखोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि यार मैक्सिमम ग्रोथ हर एक कंपनी के अंदर आपके जो रूम एयर कंडीशनर्स है वहाँ से ही जो है हमें देखने मिल रही है। क्योंकि आपके रूम एयर कंडीशनर के अंदर करंटली जो डिमांड चल रही है वो बहुत ज़्यादा है। और फिर उसके बाद जो डिमांड है वो है वॉशिंग मशीन के अंदर। अगर आप देखोगे तो ईपैक के अंदर भी रूम एयर कंडीशनर से मैक्सिमम ग्रोथ देखने मिल रही है। इसलिए ईपैक के मार्जिन्स अगर आप देखोगे तो इतने ज़्यादा लो है। इनफैक्ट पीजी के भी मार्जिन्स इसके वजह से लो है क्योंकि रूम एयर कंडीशनर के बिजनेस के अंदर आपके जो मार्जिन्स होते हैं वो कंपैरेटिवली लो होते हैं। और आपका जो वॉशिंग मशीन मैन्युफैक्चरिंग वाला जो बिजनेस होता है उसके अंदर आपके मार्जिन जो होते हैं वो कंपैरेटिवली हाई होते हैं। लेकिन अगर आप देखोगे तो जो बाकी कंपनीज है आपके रूम एयर कंडीशनर के अंदर जैसे कि ब्लू स्टार हो गया या वोल्टास हो गया, वो भी जो है इंटरेस्टिंग नंबर्स रिपोर्ट कर रहे हैं। और ब्लू स्टार ने तो गाइडेंस भी देकर रखा है कि अगले कुछ सालों के लिए वो आराम से 25-30% के आसपास जो है अपनी कंपनी की टॉप लाइन ग्रो कर सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर आप देखोगे तो मार्जिन ब्लू स्टार के जो है मोर और लेस सेम है। तो एसी इंडस्ट्री के अंदर जो डिमांड है स्पेशली आपका रूम एयर कंडीशनर, इस आपका इंडस्ट्रियल एयर कंडीशनर, वो डिमांड जो है करंटली बहुत ज़्यादा है। और अगले 2 से 3 सालों के लिए ये जो डिमांड रहेगी वो मेंटेन रहेगी। फिर इसके बाद अब ये कंपनीज क्या कर रही है पता है क्या, जब आप एसी सेल करते हो तो आपके प्रोडक्ट के अंदर जो है एक सीजनैलिटी एस्पेक्ट आ जाता है। क्योंकि आप यूजुअली देखोगे तो सबसे ज़्यादा एसी की सेल्स कब आती है, Q1 के अंदर। और फिर उसके बाद सबसे ज़्यादा कब आती है। इस बार क्या हो गया कि Q1 के अंदर तो एसी की सबसे ज़्यादा सेल्स आई। इनफैक्ट वो सेल जो है Q2 के अंदर भी कैरी फॉरवर्ड हो गई। और अगर आप देखोगे तो Q3 के अंदर भी इस बार जो है पिछले साल से अगर आप कंपेयर करोगे तो बेटर ग्रोथ है। और कोई भी ऐसी कंपनी देखोगे आप जो कि ओडीएम सर्विसेज प्रोवाइड करती है, ओईएम सर्विसेज प्रोवाइड करती है, उनकी इन्वेंट्री अगर आप देखोगे तो उनकी इन्वेंट्री जो है Q4 के अंदर एकदम पिक होनी स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि Q1 के अंदर एसी के लिए जो है डिमांड बहुत आती है ड्यू टू आपका सीजनैलिटी एस्पेक्ट कि बॉस हीट वेव्स बहुत ज़्यादा चलती है, समर सीजन आ जाता है, इसकी वजह से एसी की डिमांड भी जो है वो इंक्रीज हो जाती है।
तो Q4 के अंदर अगर आप देखोगे तो ये कंपनीज जो होती है एसी वाली कंपनीज यूजुअली अपनी इन्वेंट्री जो होती है वो हाई रखती है, ये एक सीन होता है। इसलिए पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट ने भी अगर आप देखोगे तो इनकी इन्वेंट्री जो है वो इंक्रीज़ कर रखी है। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट के जो बिजनेस वर्टिकल्स है उनके अंदर अगर आप मैक्सिमम इनके रेवेन्यूज़ देखोगे तो अभी भी इनके प्रोडक्ट वाले बिजनेस से आ रहे हैं, और प्रोडक्ट वाले बिजनेस के अंदर जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है ये वो लोग कॉन्स्टेंटली एक्सपांड करते जा रहे हैं। फिर उसके बाद प्लास्टिक वाले बिजनेस से सेकेंड अगर आप देखोगे तो 694 के आसपास रेवेन्यूज़ आए, और फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो बाकी रेवेन्यू जो है वो आपके इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट्स आए और मोल्ड वाले सेगमेंट्स आए। इलेक्ट्रॉनिक्स वाले सेगमेंट के अंदर अगर आप देखोगे तो कंपैरेटिवली मार्जिन बहुत कम होते हैं एज कम्पेयर टू आपके अदर सेगमेंट्स। फिर प्रोडक्ट्स देखोगे तो ये कौन से प्रोडक्ट केटर करते हैं प्रोडक्ट सेगमेंट के अंदर, आपका रूम एयर कंडीशनर हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, उसमें भी आपका सेमी ऑटोमेटिक टॉप लोड और फुल्ली ऑटोमेटिक टॉप लोड ये लोग बनाते हैं। आपका जो फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन होती है वो यूजुअली इंपोर्ट की जाती है या बाहर आउटसोर्स की जाती है, इंडिया के अंदर तो देखने नहीं मिलता है। ईपैक के केस में भी हमें ऐसे ही देखने मिला, और पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट के कॉन्कॉल में भी जो है मैनेजमेंट ने यही बताया। फिर अगर आप एयर कूलर्स देखोगे तो विंडो कूलर्स हो गए, डेजर्ट कूलर्स हो गए, पर्सनल कूलर्स हो गए, तो यह सारा जो है इनके प्रोडक्ट वाले पोर्टफोलियो में आता है। फिर आप प्लास्टिक मोल्डिंग वाला सेगमेंट देखोगे, इनका तो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स हो गया, सैनिटरी वेयर हो गया, ऑटोमेटिक हो गया, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, ये सब जो है इनके प्लास्टिक मोल्डिंग वाले डिवीजन के अंदर आता है। अब ये जो है कुछ पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट के जो है की क्लाइंट्स है, जैसे कि अगर आप देखोगे तो एसर है, डाइकिन है, ह्यूंडई है, आपका लॉयड है, एलजी है, ब्लू स्टार है, वोल्टास है, तो ये सारे जो है आपके पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट के क्लाइंट्स है। अगर मैं पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट के नंबर्स की बात करूं तो Q3 के अंदर पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट ने जो है मैक्सिमम ग्रोथ दिखाई है। अगर आप देखोगे जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, पीयर्स कंपैरेटिवली बहुत कम पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ पे जो है वो ग्रो कर रहे हैं, और पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट के अंदर करंटली मैक्सिमम ग्रोथ देखने मिल रही है। और ऐसा नहीं है कि यार पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट का बेस छोटा है इसलिए वो मैक्सिमम ग्रोथ दिखा रहा है, क्योंकि पहले इतनी एक्सेप्शनल ग्रोथ जो है ईपैक के अंदर देखने मिल रही थी क्योंकि उसका बेस छोटा था। लेकिन पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट के अंदर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इनका बेस भी बड़ा है और इतनी अच्छी सेल्स ग्रोथ भी लेकर आ रही है, तो ये कंपनी जो है बहुत इंटरेस्टिंग कंपनी बन जाती है। अगर आप Q3 FY24 और Q3 FY25 का चेंज देखोगे तो सेल्स के अंदर ईयर ऑन ईयर पे लेवल पे अगर आप देखोगे तो 81.9% का इंक्रीज देखने मिला है। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो एबिटा के अंदर कुछ 96.5% का इंक्रीज देखने मिला है। एबिटा मार्जिन के अंदर इंप्रूवमेंट देखने मिला है। अगर आप देखोगे तो एबिटा मार्जिन जो है इनके 8.8% से सीधा 9.5% के आसपास जा चुके हैं। अब ये एबिटा मार्जिन के अंदर इन्हें बेनिफिट क्यों देखने मिला है? बस रीज़न बहुत सिंपल है कि आपके जो रॉ मटेरियल के जो कमोडिटी के प्राइजेस थे उसके अंदर थोड़ा फॉल देखने मिला है, इसलिए इन्होंने क्या किया, थोड़ा बहुत कॉस्ट अपने कस्टमर्स को भी जो है बेसिकली कॉस्ट बेनिफिट दे दिया, और कंपनी को भी जो है उसके वजह से एबिटा मार्जिन के अंदर इंक्रीज देखने मिला। इसके साथ साथ कंपनी को अगर आप देखोगे तो ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिलते जा रहा था, ये लोग एफिशिएंसी भी अभी अगर आप देखोगे तो इन्होंने पहले कुछ आपका जो केपेक्स वगैरह किया था तो वो प्लांट जो है इनका यूटिलाइजेशन इंक्रीज होता है जिस तरीके से, उस तरीके से ऑपरेटिंग लेवरेज किसी भी कंपनी को मिलना जो है ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाता है। अब ईपैक के केस में ईपैक का तो अर्निंग्स डिक्रोज हो रहा है आपके प्लांट के वजह से। क्यों हो रहा है पता है? क्योंकि इनका श्री सिटी के प्लांट के अंदर यूटिलाइजेशन नहीं है और इन्हें जो फिक्स्ड एक्सपेंस होते हैं वो बेयर करने पड़ रहे हैं, तो इसलिए ईपैक को जो है प्रॉब्लम देखने मिल रहा है। इसलिए अगर आप ईपैक का प्रॉफिट देखोगे तो ईयर ऑन ईयर के लेवल पे -50% चले गए, मतलब 50% का डीग्रोथ हुआ है प्रॉफिट के अंदर। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो बाकी पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट का जो पैट मार्जिन है उसके अंदर भी जो है हमें इंक्रीज देखने मिला है, दैट इज़ ऑल्सो अ पॉजिटिव थिंग। फिर उसके बाद जैसे कि मैं आपको पहले ही बताया था, इनका जो कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल है उसके अंदर हमें फॉल देखने मिला है, और आपका जो फाइनेंस कॉस्ट है ऑब्वियसली उसके अंदर अगर आप मोर और लेस देखोगे तो थोड़ा बहुत इंक्रीज देखने मिला है। बाकी डेप्रिसिएशन के अंदर इंक्रीज है। डेप्रिसिएशन के अंदर इंक्रीज क्यों है? क्योंकि इनका जो एसेट बेस है वो इंक्रीज हो चुका है और केपिक्स वगैरह भी ये लोग कर रहे हैं, इसलिए हमें डेप्रिसिएशन के अंदर जो है इंक्रीज देखने मिला है। अगर आप पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट का बिजनेस देखोगे तो ये बेसिकली थोड़ा मार्जिन्स ये बिजनेस के अंदर कम होते हैं, और ये जो है एकदम हाई एसेट टर्न्स वाला बिजनेस है। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट का जो मैनेजमेंट है अभी भी एकदम हाई ग्रोथ के लिए गाइड कर रहा है, और इसके साथ साथ अगर आप देखोगे तो इनकी जो ऑर्डर बुक है, अगर आप पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट की सब्सिडरी देखोगे पीजी टेक्नोप्लास्ट, तो इन्होंने जो है 1900 करोड़ का जो रेवेन्यू कर दिया है 9 मंथ FY25 के अंदर, और इनका जो प्लांट है भिवंडी का वो फाइनल स्टेजेस के कमीशनिंग के अंदर है। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो आपका जो
इस क्वार्टर के अंदर अगर आप देखोगे तो बेसिकली इन्होंने जो है 1500 करोड़ के आसपास का जो है इक्विटी फंड रेज किया है, जिसकी वजह से इनकी बैलेंस शीट जो है और ज़्यादा स्ट्रांग हो गई है। अब ये फंड रेज जो इन्होंने किया है वो कहाँ यूज़ होगा, बेसिकली आपके वर्किंग कैपिटल के अंदर यूज़ होगा, और दूसरा जो है ये आपके ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ कैटर करने के लिए यूज़ होगा। अगर आप यूजुअली देखोगे तो आपका जो ईएमएस बिजनेस होते हैं वो उनके अंदर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। ईपैक के केस में भी यही है, आपका एम्बर एंटरप्राइजेस के केस में भी यही है, और बाकी कंपनीज के केस में भी जो है सेम ही सीन चल रहा है। बाकी केपिक्स तो इनका ऑन ट्रैक चल रहा है, केपिक्स के अंदर कोई प्रॉब्लम देखने नहीं मिला है, स्लो डाउन देखने नहीं मिला है। और मैक्सिमम अपॉर्चुनिटीज़ जो कंपनी को करंटली दिख रही है वो आपके एसी और वॉशिंग मशीन वाले सेगमेंट के अंदर ही देखने मिल रही है। और अगर आप ईएमएस स्पेस के अंदर देखोगे तो गवर्नमेंट भी बहुत सारे रिफॉर्म्स लेकर आ रही है, जैसे कि आपका डिजिटल इंडिया हो गया, मेक इन इंडिया हो गया, पावर फॉर ऑल हो गया। इसके साथ साथ गवर्नमेंट जो है आपकी ईएमएस कंपनीज को पीएलआई स्कीम का बेनिफिट भी दे रही है। अगर आप देखोगे डिक्सॉन का जो पीएलआई स्कीम का जो बेनिफिट है अभी FY26 के अंदर एक्सपायर हो जाएगा, तो डिक्सॉन के लिए एक प्रॉब्लम वाली चीज़ है। इसलिए डिक्सॉन क्या कर रहा है पता है क्या, डिक्सॉन जो है बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर रहा है। लेकिन अगर आप पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट को देखोगे तो पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट का अभी 3-4 साल का पीएलआई स्कीम का जो बेनिफिट है वो अभी तक पेंडिंग है, इन्होंने यूटिलाइज नहीं किया है। और इसके साथ साथ अभी करंटली अगर आप देखोगे तो बजट के अंदर टैक्सेस रिड्यूस किए गए, जिसकी वजह से अगर आप देखोगे तो कंजम्पशन के अंदर इंक्रीज देखने मिलेगा, और ऑलरेडी लोगों की जो इनकम है वो इंक्रीज हो रही है, और इसके वजह से लोगों के पास और ज़्यादा इनकम्स एज ए सेविंग पड़ेगी। और अगर लोगों के पास ज़्यादा सेविंग्स रहेगी तो लोग जो है ज़्यादा जाकर इन्वेस्ट करेंगे, ज़्यादा गुड्स परचेस करेंगे। तो इसलिए अगर आप देखोगे तो आपका जो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स है उसके अंदर अच्छी खासी ग्रोथ जो है वो एक्सपेक्टेड है। और उसके बाद अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी ईएमएस कंपनीज के अंदर अगर आप देखोगे तो पिछले 3 से 4 क्वार्टर के अंदर मोर और लेस जो है बहुत अच्छी ग्रोथ रेट जो है हमें देखने मिल रही है। उसके बाद अगर हम बात करें तो यार पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट का जो मैनेजमेंट है वो बड़ा इंटरेस्टिंग मैनेजमेंट है। क्यों, मुझे मैनेजमेंट किसी भी कंपनी का इंटरेस्टिंग कब लगता है, जब मैनेजमेंट जो है अपनी कंपनी के लिए जो गाइडेंस होता है वो इंक्रीज करते जा रहा है। कभी भी कोई भी मैनेजमेंट अगर अपने कंपनी के लिए गाइडेंस इंक्रीज कर रहा है, यही चीज़ जो है अमी ऑर्गेनिक्स के केस में भी, अमी ऑर्गेनिक्स जो है आपकी एक CDMO कंपनी है, तो उनके मैनेजमेंट ने पहले 25% का गाइडेंस दिया, फिर 30 कर दिया, अभी 35 कर दिया। तो ये जो गाइडेंस इंक्रीज करता है मैनेजमेंट, उससे हमें आइडिया लगता है कि यार कितना ज़्यादा ग्रोथ है बिजनेस के अंदर। तो अगर आप पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट के अंदर देखोगे तो मैनेजमेंट ने जो है पहले गाइडेंस दिया था कि ये अपने रेवेन्यूज जो है कुछ 65% के आसपास ग्रो करेंगे। फिर उन्होंने वो गाइडेंस इंक्रीज किया और फिर उन्होंने बोला कि ये अपने रेवेन्यूज कुछ 75% के आसपास इंक्रीज करेंगे। और अब इस बार Q3 FY25 के अंदर मैनेजमेंट जो है फिर से आता है और बताता है कि यार इन्होंने गाइडेंस जो है 85% पे इंक्रीज कर दिया है, जो कि एक्चुअली बहुत ज़्यादा है। और इसके साथ साथ आपका ये रेवेन्यूज़ का गाइडेंस तो इन्होंने इंक्रीज़ किया ही है, इसके साथ साथ इन्होंने जो है इनका प्रॉफिट का गाइडेंस भी इंक्रीज़ किया है। पहले इन्होंने गाइडेंस दिया था प्रॉफिट के लिए आपका 250 करोड़ के आसपास, और वो इंक्रीज़ करके इन्होंने अभी प्रॉफिट का जो गाइडेंस है वो मोर देन 280 करोड़ कर दिया है। तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। मतलब अगर आप मोर और लेस आपका प्रॉफिट ग्रोथ देखोगे तो 105% के आसपास होगा। तो कंपनी को आप यहाँ भी देखोगे तो इस साल के अंदर भी जो है FY25 के अंदर पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट को अच्छा खासा ऑपरेटिंग लेवरेज मिलेगा। और आपके FY25 के अंदर अगर आप देखोगे तो एबिटा मार्जिन के अंदर भी जो है हमें इंक्रीज देखने मिलेगा। और आपका जो वॉशिंग मशीन वाला बिजनेस है, रूम एयर कंडीशनर, मतलब आपका बेसिकली जो प्रोडक्ट वाला बिजनेस है वो जो है 98% के आसपास ग्रो करेगा। पिछले साल अगर आप FY24 के अंदर देखोगे तो ये जो प्रोडक्ट बिजनेस है वो 1600 करोड़ के लेवल के आसपास था, बट इस साल ये 3300 करोड़ का जो लेवल है वो भी क्रॉस कर देगा। बाकी केपिक्स का गाइडेंस कंपनी के मैनेजमेंट ने दिया है कि ये कुछ 370 to 380 करोड़ के आसपास का केपिक्स कर रहे हैं, जहाँ ये एक न्यू इंटीग्रेशन यूनिट लेकर आ रहा है आपके रूम एयर कंडीशनर मैन्युफैक्चरिंग के लिए राजस्थान के अंदर। और ये लोग ग्रेटर नोएडा के अंदर एक बिल्डिंग भी बना रहे हैं, और इसके साथ साथ ये लोग जो है एसी का कैपेसिटी का एक्सपेंशन कर रहे हैं आपका सुपा के अंदर। तो ये जो है पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट के बारे में था। बिजनेस एनालिसिस तो हमने कर लिया, बिजनेस तो इनका इंटरेस्टिंग है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया। हाई मार्जिन्स आप इस बिजनेस के अंदर एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि सीन यही है कि यार ये लोग खुद मैन्युफैक्चर नहीं करते, खुद एकदम ऐसे वैल्यू एडेड सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करते। बेसिकली ये आपकी प्लास्टिक मोल्डिंग वाली सर्विसेज हो गई, या फिर आपकी थोड़ी बहुत डिज़ाइनिंग सर्विसेज हो गई, आपकी असेंबलिंग वाली सर्विसेज हो गई। तो ये सर्विसेज जो है ये लोग प्रोवाइड करते हैं, इसलिए इनके मार्जिन जो होते हैं वो इतने ज़्यादा कम होते हैं। तो पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट के लिए जो गेम है वो पूरा वॉल्यूम्स वाला गेम है, उससे ज़्यादा हम कुछ इतना एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। बाकी अगर हम इनके कॉनकॉल की बात करें तो इनका जो एसी का डिवीजन है वो 154% से इंक्रीज हुआ ईयर ऑन ईयर के लेवल पे, और आपका जो वॉशिंग मशीन वाला है
वो 49% से इंक्रीज़ हुआ है आपका ईयर ऑन ईयर के लेवल पे। इसके साथ साथ अगर आप देखोगे तो कंपनी के जो टॉप 5 to 6 कस्टमर्स है वो इस कंपनी का कुछ 50 to 60% के आसपास जो है कंट्रीब्यूट करते हैं। तो जो आप अगर आप देख रहे हो कि यार कॉन्सेंट्रेशन रिस्क होता है, अगर आप किसी भी कंपनी के अंदर देखोगे तो कभी भी क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन रिस्क इंक्रीज हो जाता है तो कंपनी के लिए जो है प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि मैं इसका एक एग्जांपल दूँ तो टाटा टेक्नोलॉजीज़ के केस में ऐसा हुआ था कि अगर आपका एक भी क्लाइंट छोड़ के चल जाता है, एक और कंपनी है वाइस ट्रैवल रेड गेन नाम की कुछ कंपनी, आईटी कंपनी आई थिंक, उसके केस में भी हुआ था कि उनका एक क्लाइंट उन्हें छोड़कर चले गया था, जिसकी वजह से मैनेजमेंट ने जो ग्रोथ गाइडेंस दिया था वो मैनेजमेंट को रिड्यूस करना पड़ा। तो आप यहाँ मोर और लेस देख सकते हो कि जो टॉप 5 क्लाइंट से जो रेवेन्यूज़ आ रहे हैं वो इतने ज़्यादा नहीं है, मतलब नॉर्मल एवरेज से लेवल पे। फिर उसके बाद आपका जो एसी सेगमेंट है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। ईपैक, आपका बाकी कंपनीज एसी सेगमेंट के रिलेटेड अगर आप ग्रोथ देखोगे तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आउटलुक है। तो सारी कंपनीज जो कि आपका रूम एयर कंडीशनर सेगमेंट के अंदर है और इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, वो कंपनी के अंदर अगर आप मोर और लेस देखोगे तो अच्छी तरीके से उन कंपनी को ट्रैक करो, क्योंकि उन कंपनीज के अंदर जो है ग्रोथ बड़ी अच्छी देखने मिल रही है। फिर इसके बाद जो है मैनेजमेंट ने बताया कि ये लोग जो है आपका रूम एयर कंडीशनर और वॉशिंग मशीन के अंदर जो है नए प्रोडक्ट्स को एक्सप्लोर कर रहे हैं और देखते हैं कि यार किस तरीके से जो है चीज़ें इनके लिए जो है वो प्ले आउट होती है। बाकी अगर आप मोर और लेस देखोगे तो सप्लाई चेन इन्वायरमेंट की अगर मैं बात करूँ तो सप्लाई चेन इन्वायरमेंट जो है हर एक कंपनी को चैलेंजिंग दिख रहा था। अगर आप पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट के अंदर देखोगे तो इन्होंने Q2 FY25 के अंदर इनके कॉल के अंदर आके बताया था कि यार इन्हें सप्लाई चेन के अंदर मतलब इनके जो रॉ मटेरियल्स होते हैं मोर और लेस जो कंपोनेंट्स होते हैं वो इन्हें सोर्स करने में प्रॉब्लम हो रही थी, इंपोर्ट करने में चैलेंजेस देखने मिल रहे थे क्योंकि चाइना की तरफ से जो है प्रॉब्लम देखने मिल रहा था। फिर इसके साथ साथ यूएस जो है टैरिफ्स भी लगा रहा था, तो चाइना ने क्या किया, यूएस के अंदर डंपिंग करनी स्टार्ट कर दी क्योंकि यूएस चाइना पे टैरिफ्स लगा रहा है। तो भाई ऑब्वियसली इनका जो यूएस का भी जो कॉस्ट है उसकी वजह से वो इंक्रीज हो जाएगा और चाइना को जो सेल करने का कॉस्ट है वो भी इंक्रीज हो जाएगा, इसलिए चाइना को जो है डंपिंग करना पड़ा यूएस के अंदर। इसलिए अगर आप मोर और लेस देखोगे तो ये मैक्सिमम सप्लाई चेन जो होती है, अगर आप देखोगे रॉ मटेरियल्स जो होते हैं वो चाइना से सोर्स किए जाते हैं। तो चाइना अगर आपके सप्लाई चेन के अंदर प्रॉब्लम देखने मिल रहा है, इंपोर्ट्स के अंदर फॉल देखने मिल रहा है, तो आप मोर और लेस देखोगे तो यार आप बनाओगे कैसे आपकी चीज़ें अगर आपके पास रॉ मटेरियल्स ही नहीं है। तो इसके वजह से भी सेल्स वगैरह इफेक्ट हो सकती है अगर आपके सप्लाई चेन के अंदर प्रॉब्लम देखने मिलता है तो सप्लाई चेन की बात करूँ तो यार सप्लाई चेन का प्रॉब्लम जो है ईपैक के केस में भी देखने मिल रहा है, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट आपकी सारी ईएमएस कंपनीज के अंदर देखने मिल रहा है। लेकिन बहुत ऐसे प्रॉब्लम हो रहा है ये सप्लाई चेन की वजह से कि ये कंपनीज ग्रो ही नहीं कर पा रही है, ग्रोथ के अंदर स्लो डाउन देखने मिला है, वो जो है हमें देखने नहीं मिला है। पिछले क्वार्टर तक चीज़ें थोड़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक थी, बट इस क्वार्टर के अंदर अगर आप देखोगे तो मोर और लेस चीज़ें जो है वो ठीक होनी स्टार्ट हो चुकी है। और उसके बाद ईपैक के मैनेजमेंट को भी अगर आप देखोगे तो उन्होंने बताया था कि अगले 2 से 3 क्वार्टर के लिए ये सप्लाई चेन वाला प्रॉब्लम जो है वो रहेगा, बट उसके बाद चीज़ें जो है आपकी नॉर्मलाइज होनी स्टार्ट हो जाएगी, बेटर होनी स्टार्ट हो जाएगी। और उसके बाद अगर हम बात करें तो इन्वेंट्री जो है इन्होंने इंक्रीज कर रखी है। और पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट का जो मैनेजमेंट है अगर आप इनके कॉल के अंदर देखोगे तो रोबस्ट डिमांड के बारे में बात करता है। अब कोई भी मैनेजमेंट अगर अपनी कंपनी के रोबस्ट डिमांड के बारे में बात कर रहा है, मतलब आप ये समझ लो कि जो डिमांड सिनेरियो है इस कंपनी का, डिमांड आउटलुक जो है बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आप जब कॉल पढ़ते हो या कॉल सुनते हो तो आपको वर्ड्स को इंटरप्रेट करके जो है डॉट्स कनेक्ट करने पड़ते हैं आपके स्टोरी के अंदर, क्योंकि अगर आप स्टोरी नहीं बना पाओगे किसी भी कंपनी की, उसका बिजनेस मॉडल नहीं समझ पाओगे, समझ ही नहीं पाओगे कि यार कंपनी के अंदर चल क्या रहा है, तो बॉस आपके लिए जो है मार्केट बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देगा, क्योंकि आपको आइडिया ही नहीं लगेगा कि यार इस कंपनी के अंदर चल क्या रहा है। सिर्फ टिप्स के बेसिस पे बाय सेल करोगे तो कुछ नहीं होगा। उसके बाद बात करें तो यार इनका जो जॉइंट वेंचर वाला बिजनेस है वो इन्हें कुछ 1 to 2% के आसपास पैट मार्जिन जनरेट कर देगा। ऐसे तो पीजी के इलेक्ट्रोप्लास्ट ने पिछले मतलब 1 से 1.5 साल पहले ही इन्होंने गाइडेंस देकर रखा था, आई थिंक 1-1.5 साल पहले नहीं, उसके कुछ बाद देकर रखा था कि ये लोग अपनी जो ग्रोथ है वो 35% प्लस रखेंगे, आपका जो सेल्स ग्रोथ होगा वो। और ऑब्वियसली पीजी जो है कंपैरेटिवली उससे बहुत ज़्यादा फास्ट पेस पे ग्रो कर रहा है। उसके साथ साथ अभी अगर करेंटली गाइडेंस के हिसाब से भी बात करूँ तो पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट जो है एज कम्पेयर टू पीएस सबसे ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर रहा है। और कभी भी कोई भी कंपनी इंटरेस्टिंग प्लेयर कब बन जाती है, जब वो उसके पीयर से जो है फास्टर पेस ऑफ ग्रोथ रेट पे जो है वो ग्रो कर रही है, और पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट के अंदर यही चल रहा है। और वैल्यूएशन वाइज, वैल्यूएशन की हम 1-2-3 मिनट बाद बात करते हैं, पहले हम पूरा कॉल का डिस्कशन कर लेते हैं और फिर बाद में प्रॉपरली वैल्यूएशन के बारे में बात करेंगे।
उसके बाद पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट का जो बेनिफिट है, इन्हें पीएलआई स्कीम का जो बेनिफिट है, प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव स्कीम, जिसकी वजह से गवर्नमेंट के थ्रू इन्हें पैसे आते होते हैं, सब्सिडीज़ वगैरह टाइप की होती है वो चीज़। तो ये जो है इन्हें Q4 के अंदर देखने मिलेगा। और फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो इनका कुछ डिस्कशन चल रहा था कि ये लोग कंप्रेशन का भी प्लांट स्टार्ट करेंगे, जिसकी वजह से बैकवर्ड इंटीग्रेशन वगैरह भी हो जाएगा, मार्जिन वगैरह भी थोड़े बहुत इंक्रीज़ हो जाएंगे। तो वो इनका चल रहा था, बट अब देखते हैं कि अभी तक इन्होंने जो है कोई प्लानिंग नहीं दी है। बेसिकली इन्हें अगर कोई भी प्लांट स्टार्ट करना होता है तो उन्हें जो है उसके लिए 9 मंथ्स लगते हैं। आपका मतलब आपका प्लांट बनाना होता है, खड़ा करना होता है प्लांट, सब लैंड वगैरह परचेस करने से। और फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो अगले 3 महीने जो है इन्हें रैंप अप करने के लिए लगते हैं। तो किसी भी प्लांट की कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पूरी एंड तक करने के लिए आपको जो है 1 ईयर का टाइम लगता है। उसके साथ साथ अगर आप देखोगे तो कंपनी ने जो है वो QIP की है, और ये जो है QIP की जो फंड्स है वो ग्रोथ अपॉर्चुनिटी के अंदर भी इन्वेस्ट कर रही है। तो अब देखते हैं कि किस तरीके से ग्रोथ जो है वो हमारे पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट के अंदर जो है वो प्ले आउट होती है। बाकी ये लोग जो है ईवी असेंबलिंग बिजनेस के अंदर भी जा रहे थे। अब यहाँ अगर आप देखोगे तो मार्जिन अच्छे खासे होते हैं, बट अभी तक मैनेजमेंट ने कुछ ऐसा आइडिया नहीं दिया है, खुद आकर सामने से कुछ बोला नहीं है कि यार ये लोग ईवी असेंबली बिजनेस के अंदर ये करने वाले वो करने वाले। अब ये सब चीज़ों का प्लान जो है हमें Q4 के अंदर समझेगा, जब मैनेजमेंट खुद आकर आगे के कुछ टाइम के लिए जो प्लान है वो शेयर होल्डर्स के पास आके रखता है। बजट में अगर आप देखोगे तो ड्यूटी कट हुआ है टीवी से रिलेटेड, बट उससे रिलेटेड अगर आप मोर और लेस देखोगे तो पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट को कोई डिमांड के अंदर चेंज नहीं देखने मिला है, क्योंकि अगर आप मोर और लेस देखोगे तो इनके क्लाइंट को उससे इम्पैक्ट नहीं हो रहा है। तो इसलिए ड्यूटी कट से पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट को कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। अब हम जो है पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट के इतने स्ट्रॉन्ग डिमांड के बारे में बात कर रहे हैं, हर एक चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, तो अब ऑब्वियसली किसी भी कंपनी का हम डिस्कशन करते हैं तो उसका जो है हमें एंटीथीसिस पे डिस्कस करना होता है, रिस्क भी जो होते हैं किसी भी कंपनी के वो डिस्कस करने होते हैं। तो पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट के अंदर जो सबसे बड़ा रिस्क आ जाता है कि आपका जो ईएमएस सेगमेंट है वहाँ कंपटीशन अच्छा खासा है। अगर आप देखोगे तो रॉ मटेरियल प्राइजेस से रिलेटेड इनके अगर आप मोर और लेस मार्जिन्स देखोगे तो मार्जिन्स के अंदर फ्लक्चुएशंस देखने मिलता है। फिर उसके बाद इनका जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा है। अगर आप देखोगे तो पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट ने जो QIP किया है वो उसे अपने वर्किंग कैपिटल के अंदर भी इन्वेस्ट कर रहा है, और इसके साथ साथ उनकी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी के अंदर भी इन्वेस्ट कर रहा है। और अगर आप कॉन कॉल्स ट्रैक करते हो तो आपको आइडिया रहेगा कि ईएमएस कंपनीज के अंदर यूजुअली जो आपका वर्किंग कैपिटल होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, और सीजनैलिटी एस्पेक्ट भी होता है, जिसकी वजह से आपका वर्किंग कैपिटल साइकिल जो है एकदम फ्लक्चुएट होता रहता है। कभी आपको इन्वेंट्री एकदम हाई पीक पे करनी पड़ती है क्योंकि आपका Q1 के अंदर डिमांड है, तो Q4 के अंदर आपको इन्वेंट्री लेकर रखनी पड़ती है। तो ये सारे रीजंस की वजह से आपका वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट जो है वो इंक्रीज हो जाता है। अब सबसे बड़ा रिस्क मैं बताऊँ इन कंपनीज के साथ, जो कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज भी हाईलाइट नहीं कर रही है, आपका इंसोर्सिंग का। अगर आपका ब्लू स्टार, आपका लॉयड, आपका डाइकिन कल को जाके डिसाइड करता है कि यार हमें जो है पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट से आउटसोर्सिंग नहीं करवानी है, इससे जो है हमें प्रॉब्लम हो रहा है, तो हम क्या करते हैं बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर रख देते। अब बैकवर्ड इंटीग्रेशन करेंगे तो ऑब्वियसली अगर आप देखोगे तो इनके मार्जिन सेव हो जाएंगे। तो एक क्लाइंट सोचेंगे कि यार चलो बैकवर्ड इंटीग्रेशन ही कर देते, आउटसोर्स क्यों ही करना है। तो अभी मैनेजमेंट ने बताया कि हाँ ये इंसोर्सिंग का जो है सीन हो सकता है, जो कंपनी कर सकती है, और ये बहुत बड़ा रिस्क है आपकी ईएमएस कंपनीज के लिए। बट अभी अगले 2 से 3 सालों के लिए तो ये प्रॉब्लम नहीं देखने मिल रहा है। अगर आप पहले देखोगे तो आउटसोर्सिंग का जो शेयर है पहले 46% के आसपास था, फिर आउटसोर्सिंग के शेयर के अंदर फॉल देखने मिला 36% के आसपास। बट अब कोई भी कंपनी, आप नॉर्मली दिमाग लगा लो, कोई भी कंपनी आउटसोर्सिंग कब ज़्यादा करती है, जब उसका डिमांड जो है बहुत ज़्यादा है, इसलिए वो अपने प्लांट के अंदर भी चीज़ें करती है और बाहर भी जो है चीज़ें आउटसोर्स करना स्टार्ट कर देती है। तो ऐसी कंपनीज़ के अंदर अगर आप डिमांड देखोगे तो डिमांड बहुत ज़्यादा है, इसके वजह से चीज़ें जो है आउटसोर्स हो रही है। और अगले 2 से 3 सालों के लिए आपका जो एसी सेगमेंट के अंदर डिमांड है वो मोर और लेस जो है वो मेंटेन रहेगा, डिमांड के अंदर फॉल देखने नहीं मिलेगा, और डिमांड जो है एकदम स्ट्रांग रहेगा। तो ये इनसोर्सिंग का जो इशू है वो इतना ज़्यादा हमें देखने नहीं मिल रहा है। और अब भी अगर आप मोर और लेस देखोगे तो पिछले 1 साल से ये आउटसोर्सिंग का जो शेयर है इंडस्ट्री का जो है वो 40% के आसपास फिर से आ गया है फ्रॉम दी 36%। तो डिमांड वाइज कंपनी स्ट्रांग है, अगले 2 से 3 सालों के लिए कोई चैलेंज नहीं है। बट अगले 2 से 3 साल बाद क्या होता है, क्या ये कंपनी इंसोर्स करना स्टार्ट कर देती है क्या, वो हमें ट्रैक करना पड़ेगा। और ये हमें कैसे समझेगा, हमें कॉन कॉल्स ट्रैक कर समझेगा, क्वार्टरली नंबर्स ट्रैक कर समझेगा। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट और आपकी ईएमएस कंपनीज इंटरेस्टिंग लग रही है क्योंकि इन कंपनीज के अंदर ग्रोथ देखने मिल रही है। तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि यार ये कंपनीज तो आपके लाइफ टाइम स्टॉक हो गए, ये कंपनी के अंदर मैक्सिमम ग्रोथ आती रहेगी? तो अगर आप देखोगे तो किसी भी कंपनी के अंदर मैक्सिमम ऑल टाइम ग्रोथ आना पॉसिबल नहीं है। ट्रेंड के केस में अगर आप देखोगे तो ट्रेंड एक बेस पे जाकर पहुंच चुका है, और वहाँ से ट्रेंड के केस में भी थोड़ा स्लो डाउन जो है हमें देखने मिल रहा है अभी करंटली। तो पीजी के अंदर देखते हैं कि कब ग्रोथ स्लो डाउन जो है हमें देखने मिलता है, होपफुली ना देखने मिले, बट
देखना पड़ेगा कि यार किस तरीके से प्ले आउट होती है चीज़ें अगले 2 से 3 साल बाद स्टॉक के लिए। बट मुझे नहीं लगता कि अगले 2-3 सालों के लिए इनके डिमांड आउटलुक के अंदर प्रॉब्लम देखने मिलेगा। और मुझे पीजी के बारे में सबसे इंटरेस्टिंग क्या लगता है पता है क्या, कि ये इतने बड़े बेस पे भी इतना फास्ट पेस पे ग्रो कर रहा है। ये एक इंटरेस्टिंग बात हो जाती है स्टॉक के बारे में। अब वैल्यूएशंस का डिस्कशन कर लेते हैं। तो वैल्यूएशन अगर आप देखोगे तो करंटली आप इस कंपनी का वैल्यूएशन पीई देखोगे तो 107 के पीई के आसपास जो है कंपनी ट्रेड कर रही है, 105 के आसपास आपका ट्रेलिंग 12 मंथ्स का। और फिर उसके बाद अगर हम आपका फॉरवर्ड पीई कैलकुलेट करें तो अभी इस कंपनी का मार्केट कैप जो है मैं ऐसा कंसिडर कर लेता हूँ कि 24,500 करोड़ के आसपास का होगा। और फिर उस हिसाब से अगर हम इनका 280 करोड़ का प्रॉफिट पकड़े तो फॉरवर्ड पीई जो है इनका 87 के आसपास आ जाता है, जो कि ख़राब नहीं है। अगर आप ईपैक को देखोगे तो ईपैक का भी जो फॉरवर्ड पीई है वो 87-88 के आसपास आ जाता है। तो ईपैक से जो है पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट बेटर डील लग रही है, क्योंकि वैल्यूएशन अगर आप इन दोनों कंपनीज़ की देखोगे तो सेम वैल्यूएशन है, लेकिन पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट के अंदर जो ग्रोथ है वो ज़्यादा देखने मिल रहा है। अगर आप अभी करंटली देखोगे तो ईपैक का मैनेजमेंट कहाँ फोकस कर रहा है, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे फोकस कर रहा है, डिमांड पे फोकस कर रहा है। लेकिन पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट का मैनेजमेंट कहाँ फोकस कर रहा है, आप डिफरेंस देख सकते हो। रोबस्ट आउटलुक पे फोकस कर रहा है, रोबस्ट डिमांड पे फोकस कर रहा है, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो इंक्रीज करने में फोकस कर रहा है, मार्जिन इंक्रीज हो रहे हैं। ईपैक के मैनेजमेंट ने क्या किया, मार्जिन का जो गाइडेंस है वो रिड्यूस कर दिया। तो अब इस तरीके से आपको आइडिया लग सकता है कि यार पीयर्स के हिसाब से आप आपकी कंपनी को जो है किस तरीके से एनालाइज कर सकते हो और कौन सी जो है सबसे बेस्ट डील देखने मिल रही है। तो अभी करंटली वैसे भी ईपैक ने भी बताया आकर कि यार इनका जो श्री सिटी वाला प्लांट है उसका कैपेसिटी यूटिलाइजेशन होने के लिए कुछ इन्हें टाइम लग जाएगा, मतलब इन द सेंस कुछ कैलेंडर ईयर FY25 के एंड में जो है चीज़ें प्ले आउट होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो उस हिसाब से देखें तो आप अगर मैं बाकी कंपनीज़ को कंपेयर करूँ तो पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट जो है सबसे इंटरेस्टिंग प्लेयर लग रहा है। और गाइडेंस वाइज वैल्यूएशन वाइज भी अगर आप देखोगे तो पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट एज कम्पेयर टू आपकी अदर कंपनीज मुझे ज़्यादा डिसेंट लग रही है। होपफुली ये वीडियो जो है आपको पसंद आया होगा। पूरा पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट का जो है हमने बिजनेस एनालिसिस करा, वैल्यूएशन एनालिसिस करा, रिस्क डिस्कस करे, ग्रोथ कितनी आ रही है Q3 FY25 के नंबर्स डिस्कस करे। तो दैट्स इट, इतना ही रखेंगे इस वीडियो को। आप बाकी खुद भी जाकर अभी एक बार इनकी कॉन कॉल का ट्रांसक्रिप्ट आएगा तो आप जाकर चेकआउट कर लेना, या फिर आप यूट्यूब पे जाकर कॉन कॉल इनका सुन सकते हो, या फिर ये खुद भी जो है अपनी अर्निंग्स कॉन्फ्रेंस कॉल जो है वो प्रोवाइड करते हैं। तो आप खुद जाके भी जो है इनका कॉन कॉल सुन सकते हो और पूरा आइडिया लगा सकते हो। होपफुली आपको ये वीडियो जो है अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, कंटेंट अच्छा लगा तो चैनल सब्सक्राइब कर देना। दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।